नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, जब उनको जरूरत हो तब मिले, और इस वजह से लोग ना सोचें कि मैं इलाज नहीं करवा पा रहा हूं क्योंकि पैसा नहीं है। अब यही तो सपना होता है ना। आप सोचिए, इतनी बेसिक सी चीज लोगों के लिए सपना बन गई। तो अब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा बताया जा रहा है कि एक आयुष्मान भव योजना सामने आई है। ये योजना क्या करेगी, इससे संबंधित कुछ सवाल भी हैं। क्या ये सफल हो पाएगी उस तरीके से जैसे सोचा है? क्योंकि सोचते तो हर कोई है ये हो, लेकिन क्या ऐसा होगा जमीन पर? इससे और इसके अलावा कुछ और जरूरी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। नमस्ते डॉक्टर मंडाविया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो G20 का सफल आयोजन हुआ है, उसमें और सेक्टर्स तो जो तमाम हैं सो हैं। हमने, अगर आप बायोफ्यूल की बात कर लें तो बायोफ्यूल अलायंस भी हो गया। स्वास्थ्य संबंधित मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि उसमें की टेकअवेज आपको क्या लगते हैं, क्या है? G20 की सफलता जो मोदी जी के नेतृत्व में देश को मिली है, उसमें हेल्थ एक महत्वपूर्ण विषय है। कोविड के बाद दुनिया में हेल्थ इस चर्चा का विषय रहा है और हेल्थ फोकस विषय के रूप में देखा जा रहा है। हमारे 3 प्रायोरिटी थी। एक, मेडिकल काउंटर मेजर, यानी कि दुनिया को मेडिसिन और वैक्सीन सभी को मिलनी चाहिए, हेल्थ एक्सेसिबल होनी चाहिए, हेल्थ अफोर्डेबल होनी चाहिए। दूसरा, हमारी प्रायोरिटी थी डिजिटल हेल्थ मिशन, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग देश के नागरिक की स्वास्थ्य को बनाए रखने में कैसे हो सकता है। तीसरी हमारी प्रायोरिटी थी, जब पेंडेमिक जैसी स्थिति होती है तो उसके लिए पहले से ही तैयारी होनी चाहिए, और उसके लिए इक्वलिटी कैसे हो, दुनिया में सभी लोगों को पेंडेमिक की स्थिति में एक दूसरे देश उसको कैसे मदद करे और सब लोग साथ में मिलकर पेंडेमिक का सामना कैसे करें। फॉर एग्जांपल, हमने देखा ये पेंडेमिक में विश्व के 70% पॉपुलेशन को 30% वैक्सीन मिली और 30% पॉपुलेशन को 70% वैक्सीन मिली। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारत की प्रायोरिटी थी। ये तीनों प्रायोरिटी पर विश्व की सहमति बनी, G20 देश समूह की सहमति बनी और सब लोगों ने तीनों एजेंडा को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी में इंडिया लीड करने लगा है। डिजिटल हेल्थ में आज देखो, दुनिया ने देखा, जब दुनिया राइटिंग में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके घूमता था, तब भारत कोविन ऐप के द्वारा वैक्सीनेटेड व्यक्ति का सर्टिफिकेट देता था। एयरपोर्ट पे जाके उसको हैंड राइटिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं थी, वो केवल ऐप ओपन करते थे और माई सेल्फ इज वैक्सीनेटेड, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, वो सर्टिफिकेट दिखाते थे। आज ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के द्वारा देश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लास्ट पैदाने पर रह रही व्यक्ति को स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टेली कंसल्टेशन के द्वारा सुविधा उपलब्ध होती है और डिजिटल टेक्नोलॉजी की कमाल है। तो डिजिटल हेल्थ को हमारी प्रायोरिटी को मान्यता देते हुए WHO जिनीवा में एक सेंटर भी डिजिटल हेल्थ के लिए काम करने के लिए एक सेंटर भी ओपन किया। तो ये हमारी सफलता है। आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर में और आगे क्या कर सकते हैं, ये तीनों प्रायोरिटी में जी, उसमें दुनिया के G20 देशों की सम्मति बनी। बिल्कुल। अब इससे पहले कि हम ये आयुष्मान भव, क्योंकि अभी ये हाल फिलहाल ही हमने देखा राष्ट्रपति ने इसकी शुभारंभ किया, इससे पहले कि हम उसके बारे में बात करें, कुछ सवाल डॉक्टर मंडाविया मैं आपसे नीपा के बारे में पूछना चाहता हूं। वो इसलिए क्योंकि अभी ये चर्चा में भी है और जिसने कोविड देखा है तो मन में एक संदेह भी आता है कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा, क्या फिर से ऐसी स्वास्थ्य की कंडीशन हो जाएगी, क्या फिर मैं इतना बीमार हो जाऊंगा। ये सब कुछ जरूरी सवाल हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इस देश के लोगों को निपा वायरस के स्केयर के बारे में क्या बताना चाहते हैं? मैं आपको निपा वायरस के केयर के बारे में ये एश्योर करना चाहूँगा कि कोविड क्राइसिस ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमने उसमें से सीखा। हमारी क्या वीकनेस है उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया और सर्वेलेंस सिस्टम को रोबस्ट किया। आज लास्ट माइल पर एक गांव में कौन सा डिसीज चल रहा है
उसका चैनल सर्वेलेंस करके तुरंत ही रिपोर्ट हमारे कमांड सेंटर में आती है। जैसा कोझिकोड में केरला में निपा वायरस का केस दिखा दिया, तुरंत ही हमारी नोटिस में आया कि वहाँ निपा वायरस का केस दिखाई दिया है। तुरंत ही हमारे यहाँ से टीम चली गई, तुरंत ही उसकी एसओपी है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, तुरंत ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने साथ में मिलकर क्या क्या प्रिकॉशन लेना है तुरंत ही लिया गया। आप देखेंगे वो आने वाले 4-5-6 दिनों में ये कोई नया केस ना आए, उसके लिए जो भी करना है वो उसकी एसओपी को इम्प्लीमेंट कर। लेकिन डॉक्टर मंडाविया, जैसे नीपा है, आपको ध्यान होगा कोविड भी उसका पहला केस केरल, इसको लेकर के केरल के बहुत सारे लोगों से हमारी बात हो रही थी और उनका ये कहना था कि ये प्रमाण है कि केरल में गांव तक के सिस्टम इस तरीके के हैं कि हम डिटेक्ट कर लेते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये है कि जो नॉर्थ इंडिया है या और ज्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, क्या वहां पर भी इसी तरीके का सिस्टम है कि गांव देहात में भी अगर कुछ हो तो खट से वो डिटेक्ट होकर के पकड़ा? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। आज देश के सारों पार्ट में, सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी ब्लॉक लेवल पर हमने कोविड क्राइसिस से सीखा कि हमें क्या करने की आवश्यकता है, क्या क्या व्यवस्थाएं अभी हमारी कम है। तो हमने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चलाया, 64,000 करोड़, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 100 करोड़ रुपया का खर्च होना है। एक खर्च से हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल, रीजनल लेवल और सेंट्रल लेवल पर एक लेबोरेटरी की श्रृंखला तैयार कर रहा है। ये श्रृंखला का ये पार्ट है कि ब्लॉक लेवल पर भी एक सरकारी लैब हो, सरकारी लैब में मुफ्त उसका टेस्टिंग किया जाए। तो मुफ्त टेस्टिंग करते हैं, वहाँ डेटा क्रिएट होता है कि कोई नया वायरस आया, कोई नया डिसीज दिखाई दे रहा है, तो तुरंत ही वो डिस्ट्रिक्ट को इन्फॉर्म करेंगे और डिस्ट्रिक्ट तुरंत ही स्टेट और रीजनल लेवल पर सेंट्रल कमांड सेंटर में वो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसका तुरंत ही जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाएगा और जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर क्या चीजें हैं, क्या डिसीज है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये व्यवस्था हम धीरे धीरे सुदृढ़ करने लगे हैं। तो ऐसा कोई भी डिसीज, नहीं केवल केरला, देश के कोई भी राज्य में कोई भी नया डिसीज आया हो या तो कोई बीमारी फैल रही हो, तो हमें तुरंत ही पता सेंट्रल लेवल पर लगे। ऐसा हमने एक यहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी रखा है, हमें तुरंत ही इंफॉर्मेशन आ जाती है। नीपा के संदर्भ में भी इस तरीके का कमांड सेंटर चालू है। जो हमारा कमांड सेंटर है उसमें ही इंफॉर्मेशन आती है। तो सारी व्यवस्था है। आपके माध्यम से मैं देश को एश्योर करना चाहूंगा कि मोदी गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को लेके बहुत सतर्कता से, जागरूकता से काम कर रही है और ऐसी कोई महामारी में, जैसा हमने कोविड के सामने दुनिया को एक एग्जाम्पल कोविड मैनेजमेंट का दिया, हम कर सकते हैं, वैसा आने वाले दिनों में भारत में या तो विश्व में कहाँ भी ऐसी हेल्थ इमरजेंसी आए तो हेल्थ इमरजेंसी में बेस्ट काम कैसे किया जा सकता है, ये मॉडल हमने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है। जी, इससे पहले कि मैं आयुष्मान भव, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी योजना है, एक आखिरी सवाल नीपा से जुड़ा हुआ ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए कोविड में वो फैला बहुत तेज़ी से, लोगों ने मास्क पहना, वैक्सीन लगी, अब ये नीपा वायरस है, इसके बारे में आपके पास ऐसी क्या जानकारी है? क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोग ये बात सुनते हैं ना कि ये कोविड से भी डेडली है, तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि अब क्या दोबारा मास्क पहनना पड़ेगा, अब क्या फिर लॉकडाउन लगेगा, अब क्या फिर कोई दवाई या वैक्सीन लगानी पड़ेगी, अपने आप को कैसे बचाएं, क्या सिम्टम्स हैं जो अगर हो गए तो हम जाएं, चलें अपना जांच करा लें? उसमें कोविड से थोड़ा सा अलग है। कोविड वायरस जिस तेजी से फैलता है ऐसा इस तेजी से नहीं फैलता है। एक ये चामा चिड़िया में से फैलता है, चामा चिड़िया करके जो फ्लाई आता है उससे फैलने वाला वो डिसीज है। और जहाँ चामा चिड़िया ज़्यादा होते हैं ऐसे, और वो भी ये रोगग्रस्त हो गया हो तो ये फैलने की संभावना रहती है। उसमें थोड़ा सा हेडेक होता है, बुखार आती है, ऐसा 2-3 सिम्टम उसमें होता है। और ये जिस एरिया में फैलता है तो ट्रेसिंग करके हम तुरंत ही एरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये कोझिकोड में जिस एरिया में फैला था उसको आइडेंटिफाई किया गया। और जगह अगर फैला हुआ होगा तो जिसका पता ना लग पाया हो तो पता तो लग ही जाता है। क्योंकि इस टाइप की एक ही जगह पे, एक ही क्षेत्र में, एक ही गांव में
एक से ज़्यादा कई लोगों को एक ही टाइप की बुखार आने लगे, एक ही टाइप का हेडेक का वो शिकायत करने लगे, तो तुरंत ही पता लग जाता है। 140 टेम्परेचर रहे फिर डाउन ही ना हो तो तुरंत ही पता चल जाता है। तो उसको तुरंत ही सर्वेलेंस करके टेस्ट करके आज तो भारत के पास वर्ल्ड क्लास वायरल डिसीज को टेस्ट करने वाली लेबोरेटरी है। तो हमारी IVR पुणे में, इंडियन वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट पुणे है, उसमें तुरंत ही टेस्ट हो जाता है। और आज जो केस आए थे, एक केस का टेस्ट हो भी चुका है, उसमें से एक पॉजिटिव आया है जिसका मृत्यु हुआ है। जो 4 ऐसे पेशेंट थे उसका टेस्ट के लिए भेजा गया था सैंपल, उसमें भी 2 पॉजिटिव आया है। तो जो पॉजिटिव आया है उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दी जाए, और जो पॉजिटिव नहीं है उसको दूसरी तरह की ट्रीटमेंट करके उसका इलाज किया जाए, व्यवस्था सुनिश्चित कर दिया। जो ट्रीटमेंट रहेगी वो हम लोगों को मालूम है कि क्या रहेगी, या किस तरीके से उसका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल के मुताबिक डिटेक्ट हो जाता है तो उसका इलाज किया जाता है। ठीक, अब आइए आयुष्मान भव की बात करते हैं, क्योंकि संभवतः जब इस तरीके की चीजें फैलेंगी, या यही नहीं कोई भी बीमारी फैलेगी, तो यही चीज काम आएगी। डॉक्टर मंडाविया, सबसे बड़ी चिंता का विषय लोगों के मन में यही रहता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा, और इस पर दोनों चीजों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। और अगर मुझे बीमारी हो गई तो मैं बीमारी से ज्यादा बीमारी की चिंता सोच के कि मैं इलाज कैसे कराऊंगा, उससे लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसे में ये जो आयुष्मान भव योजना है, इसके बारे में अगर आप बताएं कि ये क्या है और इसको क्यों आपकी सरकार गेम चेंजर मानती है। आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भव अभियान प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेके गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने तय किया कि प्रधानमंत्री जी मानवता की सेवा के लिए जाने जाते हैं। गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति मोदी जी का जो समर्पण और सेवा भाव है, ये उसकी एक पहचान बनी हुई है। तो मोदी जी जन्मदिन के अवसर पर और तो कुछ लेते नहीं हैं, कोई बेड सौगातो ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो हम मोदी जी के प्रति कैसे कृतज्ञता व्यक्त करें। हमने तय किया है कि देश के NGO, देश के इंडिविजुअल लोग, देश के स्वैच्छिक संस्थाएं, सब लोग ये 15 दिन तक सेवा का कार्य करें। सेवा के कार्य में हेल्थ को लेके क्या करें, तो हमने तय किया कि देश में 1,60,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। वहाँ आरोग्य मेला लगेगा। NGO जाके उसके साथ जुड़े, सामान्य जनता जाके जुड़े, वहाँ पेशेंट आए उसको मदद करे, जो कोई बीमार है गांव में तो उसको वहाँ ले जाए, और वहाँ हेल्थ मेला लगेगा। उसके बाद एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हेल्थ मेला लगा। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि ब्लॉक लेवल पर हमारे देश में 707 से अधिक मेडिकल कॉलेज है। ये मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो आएगी ब्लॉक लेवल तक, यानी कि टर्शरी केयर के लिए हेल्थ मेला मेडिकल कॉलेज लगाएगी। देश के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो सामने से आएगा ब्लॉक लेवल पर हेल्थ कैंप में। वहाँ वो मुफ्त में हमारे पेशेंट का एग्जामिनेशन करेगा, उसका डायग्नोसिस करेगा, उसकी ट्रीटमेंट करेगा, और आवश्यकता होगी तो उसको मेडिकल कॉलेज में ले जाके वहाँ उसका ऑपरेशन भी करेगा आयुष्मान भारत योजना के तहत। तीसरा आयुष्मान भव अभियान का हमारा कंपोनेंट है जो आपने कहा, वो है आयुष्मान भारत कार्ड क्रिएशन, यानी कि आयुष्मान आपके द्वार कैंपेन हम चलाना चाहते हैं। देश में जो लोग नहीं जानते उनको ये बता दें, आयुष्मान कार्ड मतलब एक तरीके का लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस। आयुष्मान कार्ड यानी कि प्रधानमंत्री जी का 5 लाख तक का एक परिवार को 1 वर्ष में मुफ्त इलाज की गारंटी। तो ये मुफ्त इलाज की गारंटी है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। एक बार ओबामा ने अमेरिका के 10 करोड़ नागरिकों को हेल्थ सिक्योरिटी देने के लिए योजना चलाई थी, वो ओबामा केयर करके दुनिया में पॉपुलर हुई। करेक्ट। ये प्रधानमंत्री जी की 60 करोड़
देश के गरीब लोगों के लिए हेल्थ सिक्योरिटी है, बहुत बड़ा अभियान है। और एक आज़ादी के बाद एक ऐसा अभियान है जो अभियान ने समानता लाई हो, गरीब और अमीर के बीच में जो असमानता है उसको खत्म कर दिया। कैसे? आज अपोलो हॉस्पिटल हो, एक अमीर परिवार, उसके जेब में पैसा होता है, वो वहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं, जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ही अपोलो अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी गरीब व्यक्ति आयुष्मान कार्ड लेके वहां चला जाता इलाज है, करा सकते हैं। तो उसका भी इलाज, चाहे एक अमीर परिवार का इलाज होता है, जो डॉक्टर एक अमीर परिवार का अमीर व्यक्ति का इलाज करता है, यही डॉक्टर आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी गरीब व्यक्ति का भी इलाज करेगा। लेकिन डॉक्टर मंडाविया, देखिए, किसी अस्पताल का नाम तो नहीं लेंगे, ऐसे किसी पर लांछन लगाना सही नहीं है, लेकिन आप फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए कि कोई अस्पताल अगर ये आइडेंटिफाई कर ले तो आयुष्मान कार्ड वाला आ रहा है और उसके साथ भेदभाव हो जाए तो भेदभाव ना उसको प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी या ट्रीटमेंट मिले तो भेदभाव इसलिए नहीं करेगा कि वहां इलाज कराने वाले व्यक्ति, उसका जो पैसा लगेगा, ये पैसा तो भारत सरकार देगी। तो पैसा भारत सरकार उसको तब देगी जब लाभार्थी कहे कि मेरा इलाज अच्छी तरह से संतोषकारक रूप में हो गया है, तो वो स्वाभाविक तौर पर हम उसको पेमेंट दे देते हैं। दूसरा, हमारा पैकेज, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या तो प्राइवेट लोगों के लिए जो खर्च लगता है वो ही हमारा पैकेज है। तो अस्पताल को उससे पैसा मिलता है, तो वो गरीब का इलाज करे या तो अमीर का करे, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कोई अमीर का इलाज करता है तो अमीर के जेब से पैसा जाता है, कोई गरीब का इलाज होता है तो मोदी जी की भारत सरकार की तिजोरी से पैसा जाता है। फर्क इतना ही है। इसलिए मेरा अनुभव है 24,000 से अधिक हॉस्पिटल सरकारी और प्राइवेट इस योजना में जुड़े हुए हैं। हाँ। आज मैं देख रहा हूँ डेली 10-15 नई अस्पताल जुड़ रही है। उससे दो फायदा है। एक तो अस्पताल को एश्योर्ड काम मिल जाता है, भारत सरकार का सरकारी अस्पताल से जो अस्पताल पर बर्डन है वो कम होता है, और लाभार्थी जो इच्छे वहां जाके इलाज करवा सकता है। तो ये आयुष्मान भव कैंपेन में, अभियान में, हम आयुष्मान आपके द्वार 3.0 चालू कर रहा है। घर घर जाके कोई भी व्यक्ति ऐप पर आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी का कार्ड क्रिएट करके उसको कार्ड दे सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं डॉक्टर मंडाविया। ये मेरा सवाल ये है कि लोगों को पता कैसे चले, जैसे कि राजस्थान में एक इसी चीज को लेकर के एक योजना चल रही है, वहां पर भी एक कैंप लग रहा है। तो मैं जो समझ पा रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि कौन उसका लाभार्थी हो सकता है, तो वो उस तरीके के कैंप लगाए जाएंगे और लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। उसमें ऐसा है, आप व्यक्ति हो, मैं व्यक्ति हूं, और मैं एक पखवाड़े के दरमियान सेवा करना चाहता हूं, और एक गरीब व्यक्ति को 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी, तो आप आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसको पता कैसे चले, तो उसको कार्ड चाहिए। तो हम ऐसे मोबाइल पर, ये मोबाइल पे जाके, अच्छा, आप दिखाएंगे कि कैसे वो कर सकता है। ये मोबाइल पे जाके हम आयुष्मान भारत योजना का कार्ड क्रिएट करके उसको दे सकते हैं। अच्छा। देखो कितना बड़ा काम है। देखो, ये आयुष्मान भारत योजना की ऐप है। अब आयुष्मान कार्ड बनाना, दिखा दीजिए जरा, देख लें। ये मतलब ऐप खोल लिया, फोन ऐप आपने खोल लिया, और बाद में आप ऐप पे जाके लॉगिन करिए। आप लॉगिन हो गए और फीचर भरते जाइए, तो उससे आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी को केवाईसी करके उसमें से ही आप कार्ड क्रिएट करके उसको व्हाट्सएप से भेज सकते हो। अच्छा। या तो उसको डाउनलोड करके दे सकते हो। तो कितना बड़ा काम हो गया एक गरीब व्यक्ति के लिए, और उसके लिए बहुत बड़ा काम है। उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मुझे और मेरे परिवार में किसी को भी, मतलब किसी सरकारी बाबू के पास नहीं जाना है, फोन से हो जाए। अब डॉक्टर मंडाविया, किसी के पास अगर स्मार्टफोन ना हो तो बहुत सारे गरीब लोग तो वो वाला फोन रखते हैं, छोटा वाला। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। जो उसके पास मोबाइल ना हो, व्यक्ति स्वयं भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम किसी के लिए डाउनलोड करके उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई व्यक्ति के यहाँ गया, या तो मेरा ड्राइवर है, मेरा ड्राइवर को मैंने पूछा कि आप आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी है, तो वो कहेंगे साहब मुझे पता नहीं है।
तो मैं ऐप पर जाके आप बना सकते हैं उनके लिए। ऐप पर जाके उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका गांव में ओपन करके लिस्ट में उसका नाम है तो ये ऐप से पता चल जाएगा कि उसका नाम है तो बाद में मैं प्रोसेस करके कार्ड क्रिएट करके डाउनलोड करके उसको प्रिंटर से निकाल के दे दूंगा। बहुत खूब। और फिर तो वो अपना उसके जाके पास इलाज करा ले। हो मोबाइल स्मार्टफोन हो ना हो कोई जरूर नहीं, उसके पास कार्ड हम हमारे मोबाइल में डाउनलोड करके उसको दे दे। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर मंडाविया, आयुष्मान भारत योजना के बारे में चर्चा हुई है, इसके बारे में बहुत टाइम से हम लोग सुन भी रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को ये कार्ड अब तक पहुंचा है और इसका पेनिट्रेशन, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उसके लिए तो आपने ये योजना बताई दी, तो आपने कुछ एक टाइमलाइन रखी है कि हमको इतने लोगों तक पहुंचाना है? हमने जैसे फ्री राशन 80 करोड़ लोगों तक पहुंचा, ये अभी कितना है और आप कितना सोच रहे हैं कि जाए? आज आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी 60 करोड़ है, उसमें से 24 करोड़ को कार्ड दे दिया गया है और ये कार्ड 70% फैमिली को कवर कर, फैमिली में कोई न कोई एक व्यक्ति को कार्ड मिल गया है। आज तक ये व्यवस्था ऐप वाली नहीं थी तो इतनी गति नहीं आई थी, लेकिन भारत हमारा एक हेल्थ के लिए अलग सा मॉडल है। दुनिया में दुनिया का मॉडल हो सकता है, लेकिन हमारे लिए हेल्थ है कॉमर्स नहीं है, हेल्थ ये सेवा है। और ये सेवा पखवाड़ा में हमने अपेक्षा रखी है कि देश के नागरिक सेवा के काम से जुड़े। तो कैसे जुड़े? तो हमने कहा है कि आपके अड़ोस पड़ोस में आपके ड्राइवर, आपके यहाँ काम करने वाले कोई भी गरीब व्यक्ति हो और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हो, उसके लिए उसका कार्ड बनाने की सेवा कर दो। बहुत बड़ा काम हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि उसको हमें सैचुरेशन मोड में ले जाना है। हम उसको अभियान को कंटिन्यूस रखेंगे और लोगों को कंटिन्यूस आह्वान करते रहेंगे ताकि गरीब लोगों को अपना हक मिले। जी डॉक्टर मंडाविया, बहुत बहुत धन्यवाद इस समय के लिए। थैंक यू। Amity School of Communication has been ranked among India's top 5 mass comm institutes for the last 3 years by India Today, a testimony to its most high-tech studios, senior professionals as faculty and placements in leading media organizations. To apply, visit amity.edu. मेरा फ्लैटमेट जस्ट लाइक माई मॉम। ओए उठा! इसीलिए ना आई गॉट अस एयरटेल का फैमिली प्लान, 2 कनेक्शंस सिर्फ 599 में। फ्रेंड्स हो या कॉलीग्स, सबके लिए है एयरटेल फैमिली प्लान। ऑल्सो अवेलेबल फॉर रियल फैमिलीज। बदलाव के दौर से गुजर रहे पंजाब का साक्षात्कार इन दिनों स्वास्थ्य क्रांति से हो रहा है। आम आदमी क्लिनिक की जो फैसिलिटीज हैं ये बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी हैं। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। इतनी आसानी हो गई है सोच से भी ज्यादा। पिछले 1 साल में 664 आम आदमी क्लिनिक का निर्माण अपने आप में एक रिकॉर्ड है, यानी हर दिन 2 नए क्लिनिक। पुअर पीपल और गांव के लोगों के लिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर हो एक्सेसिबल और अफोर्डेबल होगी। आम आदमी क्लिनिक ने हमारी जिंदगी बदल दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्राथमिकताएं पहले दिन से बिल्कुल साफ थी। स्वास्थ्य हर व्यक्ति का अधिकार है जिसे उसे मिलना ही चाहिए। इस मिशन के कुछ बुनियादी उसूल तय किए गए। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, सबको एक समान मिले, आसानी से मिले और सबसे अहम निःशुल्क मिले। डॉक्टर्स कंसल्टेशन, पेशेंट्स को डायग्नोस्टिक सेवाएं जिसमें 41 तरह के टेस्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। छोटी मोटी बीमारी पर हर महीने हजारों रुपए खर्च हो जाते थे जो कि अब बच जाते हैं। ऐसी सुविधा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। पिछले 1 साल में 50 लाख लोगों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तकरीबन 30 करोड़ की मुफ्त दवाएं दी गई और करोड़ों रुपए के फ्री टेस्ट किए गए। गरीबों के लिए तो ये सचमुच वरदान साबित हो रही है। जब हम प्राइवेट कहीं भी जाएं तो 600-700 रुपए तो फीस ही है। हमारी काफी बचत हो रही है। वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट। लोग खुश हैं। सरकार का ये कदम आम आदमी के जीवन को एक खास तरह से छू रहा है, ऐसे जैसे कोई अपनों के लिए अपना फर्ज निभा रहा हो। How far we take an idea is a matter of imagination.
राजस्थान मेरी जान जीवन हुआ यहाँ आसान, राजस्थान मेरी जान जीवन हुआ यहाँ आसान। गैस सिलेंडर मिल रहा सस्ता, खुल रहा है बचत का रास्ता, महंगाई से मिल रही राहत है जीवन में बढ़त की चाहत। खिलखिलाते चेहरों और खुशनुमा रसोई का राजस्थान, जहां इंदिरा गांधी